अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज पूरा दिन साबिक चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार का नाम ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करता रहा और उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने एक जज को फोन करके ये दबाव डाला कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की जो बेल है वो इंतखाबात के दौरान नहीं होनी चाहिए और इंतखाबात के बाद ही उनको बेल दी जाए। क्या माजरा है, आइए आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर आज साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के हवाले से ट्रेंड गर्दिश करता रहा और इसकी वजह थी साकिब निसार पर लगाए गए इल्जामात कि उन्होंने एक जज पर दबाव डाला कि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को 2018 के इलेक्शन से पहले जमानत नहीं देनी। 10 नवंबर 2021 को गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम ने एक बयान ओथ कमिश्नर के रूबरू दिया। बयान के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जुलाई 2018 में तातीलात के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान में थे। मैं उनसे मिलने गया तो वो फोन पर रजिस्ट्रार से बात कर रहे थे कि वो जस्टिस आमिर फारूक की रिहाइशगाह पर जाएं और मुझसे बात करवाएं। अगर बात नहीं हो सकती तो मेरा पैगाम उन तक पहुंचाएं कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को किसी भी कीमत पर आम इंतखाबात से कब्ल जमानत पर रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि सबके सामने इस तरह की बात करूँ और मैंने किसी मतहत जज को कोई हदायत नहीं दी। इस सारे मामले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इल्जामात का नोटिस लिया और साबिक चीफ जज राना शमीम को जाती हैसियत में कल तलब कर लिया है। इसके अलावा दी न्यूज के एडिटर इन चीफ एडिटर और सहाफी अंसार अब्बासी को भी जाती हैसियत में बुलाया गया है। इस सारे मामले को लेकर अब खूब सियासत हो रही है और नून लीग अपनी बेगुनाही पर भी इसरार कर रही है। इस सारे मामले का पस मंजर भी पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना जरूरी है। मियां नवाज शरीफ साहब को एक अकामा रखने एक मामूली सी रकम कंपनी की तरफ से मिलती है, वो ना लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट बनकर उनको नाअहल करार दिया और वफाकी हुकूमत पाकिस्तान की टूट गई। एक रेफरेंस था नैब का, उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक मॉनिटरिंग जज अपॉइंट किया गया। ये पाकिस्तान की तारीख में इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है, इसका कोई इससे पहले ऐसा वाकया कभी हुआ नहीं है। उनको नैब अदालत में डे टू डे ट्रायल के बाद कन्विक्ट किया गया। मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आए और अपनी बेटी के साथ जेल चले गए। अगर मियां नवाज शरीफ जेल जा सकता है तो साकिब निसार क्यों नहीं जा सकता? अगर हम 2 हफ्ते में वज़ीर आज़म को फारिग कर सकते हैं तो एक चीफ जस्टिस से भी पूछ सकते हैं कि तुम कर क्या रहे थे। नाजरीन, एक तरफ से ये कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के जो 2 अहम इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और NQM, खुल के अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। अगर आप पंजाब की तरफ देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की 10 नशिस्तें हैं और चूंकि एक बहुत ही कम मेजॉरिटी के साथ PTI ने गवर्नमेंट यहाँ पे बनाई है तो अगर यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है तो यकीनन ये तशवीशनाक बात है, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब से खतरा हो सकता है। जिस तरह के अगर NQM तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है तो वफाक के अंदर उनके पास 7 सीटें हैं और क्योंकि रेजर थिन मेजॉरिटी है PTI गवर्नमेंट की तो वहां से भी खतरा हो सकता है। इसलिए ये वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तशवीशनाक बात है। हमारे साथ है इस वक्त अज़मा बुखारी साहिबा जो नून लीग पंजाब की तर्जुमान है, अहम लीडर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। काफ लीग के सेनेटर कामिल अली आगा साहब सीनियर सियासतदान हैं, सेनेट की कमेटी हाउसिंग एंड वर्क्स के मेंबर हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करें जमशेद इकबाल चीमा साहब जो साबिक मामले खसूसी फूड सिक्योरिटी रह चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नाजरीन को भी बताना चाहेंगे कि कुछ ही देर पहले हमारी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से बात हुई और उन्होंने कहा कि जो मेरे ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए हैं मैं उनकी सख्ती से तरदीद करता हूं। और अज़मा बुखारी साहिबा उन्होंने ये हमें बताया कि उन्होंने फोन किया था गिलगित के चीफ जस्टिस साहब के ऊपर को फोन किया था जस्टिस राना शमीम को जब उनकी अहलिया का वफात हुई थी और उसके ऊपर जब उन्होंने ताज़ियत की तो उन्होंने कहा मुझे आपसे एक शिकायत है और शिकायत ये है कि आपने मेरी जो एलिवेशन है वो रोकी है। तो ये बात साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने मेरे से डायरेक्टली कुछ ही देर पहले की। तो वो इस बात की सख्ती से तरदीद कर रहे हैं और वो ये भी पूछते हैं, मतलब सवाल ये भी किया जा रहा है कि अभी 17 नवंबर को जस्टिस आमिर फारूक के सामने
एवन फील्ड की अपील जो है उसकी समाप्त होनी है, तो क्या अब आप जस्टिस आमिर फारूक से कहेंगे कि आप रिक्यूज कर लें बेंच से? बहुत शुक्रिया मुनीज़े। देखिए, बड़ी अजीब बात है कि साकिब निसार साहब अपने वक्त में जब वो चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने क्या जो है वो मेयार क्या रखे हुए थे। किसी पे कोई इल्जाम लगता था तो उसके ऊपर वो कैसे डंडा लेके उनके पीछे बैठ जाते थे, फरौन बने हुए थे। और जुडिशियल एक्टिविज्म का जितना नाजायज फायदा साकिब निसार साहब ने उठाया, पाकिस्तान की तारीख में शायद किसी ने नहीं उठाया होगा। और आज इनके अपने ये रूल्स और हो गए कि उन्होंने कह दिया और हम मान लें कि हाँ इनकी तो कोई बात नहीं हुई थी। अभी आप ये कह रही हैं, गरीदा फारूकी साहबा एक हमारी को एंकर हैं, उन्होंने जो है उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि साकिब निसार साहब कह रहे हैं कि वो मिस कोट हुआ है कि मैंने एलिवेशन की बात जो है वो नहीं की, बिकॉज वो एलिवेशन जो है वो तो उनके हाथ में नहीं थी। जो जीबी के, आपको भी मालूम है, जो जीबी के चीफ जस्टिस होते हैं वो अलहदा प्रोविंस की एक उनकी हैसियत है और वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अंडर नहीं आते। सो यहां से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी परेशानी और जो है वो तकलीफ का शिकार है शायद साकिब निसार साहब। लेकिन इस तरह से मामला हौच पौच करके वो फारिग नहीं किया जा सकता। मुझे ये बात पहली दफा नहीं हो रही। अगर आपको याद हो कि शौकत सिद्दीकी साहब ने क्या कहा था, जिनकी आज तक सुप्रीम कोर्ट में डेट ही नहीं लगी, वो अपने लिए इंसाफ मांगते मांगते रिटायर हो गए। वो भी यही कह रहे थे कि मर्जी के बेंच बनाए जाते हैं, मर्जी के फैसले लेने की कोशिश की जाती है और जो है वो मनूवर किया जाता है। अब मैं समझती हूँ कि ये खुद अदलिया के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान। मगर देखिए, जो आप चूंकि वकील हैं और आप मामलात को बड़ी अच्छी तरीके से समझती हैं, ये जो अब केस एवनफील्ड का आ रहा है और उसकी हेयरिंग 17 नवंबर को है, तो उसके अंदर जो जस्टिस आमिर फारूक हैं, आप क्या कहेंगे उनसे कि जी आप बेंच से रिक्यूज अपने आप को कर लें, चूंकि हम समझते हैं कि ये इल्जामात लगे हैं? ये सवाल उठता है। जी, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन इसका फैसला तो जाहिर है इरफान कादिर साहब करेंगे जो हमारे वकील हैं। अतर मिनल्ला साहब ने, मुझे अजीब हैरत ये हुई कि उन्होंने कंटेम्प्ट जो है उसका तो उन्होंने फैसला कर लिया। उसके बावजूद मैं समझती हूँ कि ये सो मोटो होना चाहिए था इन पूरी बात की तय में जाने के लिए। साकिब निसार साहब को तो एक तो नोटिस नहीं हुआ, फिर वो जो है वो जो कह रहे हैं वो घर बैठ के हम मान लें। किसी तरह अरशद मलिक की जो वीडियो है उसके ऊपर भी यही बात आई थी, यही फैक्ट्स आए थे, लेकिन उसको भी किसी ने जो है वो प्रूव करने की कोशिश नहीं की। ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज के लिए इस मुल्क में इंसाफ के मेयार और होंगे और उनको इंसाफ जो है वो उनके लिए जिस तरह से जो ट्रायल चला, जो पूरी चीजें थी वो अगली अगर सेगमेंट में आपने मौका दिया तो मैं जरूर इस पर बात करूंगी। अरशद मलिक भी वही कह रहा है, शौकत सिद्दीकी भी वही कहता रहा, उसके बाद अब ये जज साहब है वो भी बता रहे हैं, और उसके बाद भी यहाँ प्रूव करने के लिए क्या किसी को कोई वो नहीं है। अदलिया के लिए बहुत बड़ा मैं समझती हूँ कि एक बहुत डिफाइनिंग मूवमेंट है। अव्वल तो ये अरशद मलिक के टाइम पे हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर यकीनन तहकीकात होनी जरूरी है। इसको जो है अंदर तक काम नहीं जाने देना चाहिए। ठीक है, कामिल अली आगा साहब, चूंकि आप सीनियर सियासतदान हैं, आपने उतार चढ़ाव बड़ा देखा है इस मुल्क के अंदर। देखिए, एक बात तो दुरुस्त है जो आज शाइखा खान अब्बासी साहब ने भी की। उन्होंने कहा कि जी मॉनिटरिंग जज तो कभी भी पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री में लगाया ही नहीं गया। तो आप क्या समझते हैं कि जो ये एफिडेविट दिया गया है और जस्टिस साहब ने दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि कोई सियासी चाल चली जा रही है या आप समझते हैं कि उनका जो ईमान है वो अब जागा? देखें मरीज़े, एक बात तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल अजीब सी है। इसकी टाइमिंग क्या है? इस एफिडेविट की टाइमिंग को अगर देखा जाए तो ये मलिशियस एक एक्टिविटी नजर आती है, क्योंकि अगर जमीर जागता भी है किसी का तो ऐसे टाइम पे क्यों जागता है जिस वक्त 2 दिन बाद एक अपील लगी हुई है और एक अहम मोड़ के ऊपर है, और फिर ये भी देखना है कि ये मामला किसके खिलाफ है। ये मामला एक सिटिंग जज जो उस बेंच का हिस्सा है उसके खिलाफ एक मुझे साजिश नजर आती है ताकि उसको उस बेंच से हटाया जाए और उसको मुलायन किया जाए। मैं समझता हूं कि इसके अंदर कोई वो जो जिसको बददियानती के जिम्मे में ना आती हो वो बात मुझे नजर नहीं आती। और वैसे भी मैं साकिब निसार को मैं जानता हूं और हम एक चैम्बर में रहे हैं, एक उस्ताद के शागिर्द हैं,
اور ویسے بھی میری ان کے ساتھ ایک درینا تعلق ہے. ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی ہمارا ایک بڑا اچھا تعلق تھا. میاں نثار صاحب بڑے اچھے ویل ریپیوٹیڈ جج جی. تھے اور جج بھی رہے اور وکیل بھی تھے. اس کے بعد پھر ثاقب نثار جو ہے ایک اچھا وکیل تھا اور میاں نواز شریف صاحب نے اس کو اچھا. اس کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے اپنا تعلق دیکھتے ہوئے ان کو مرکزی لا سیکٹری بھی متعین کیا تھا. ٹھیک ہے، تو ٹھیک. میں ساری میں چیزوں آپ کو کی بات جانتے سمجھ گئی. بوجھتے ہوئے یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی رپیوٹ اس قسم کی نہیں ہے کہ وہ نہ ہی وہ اتنا نا تجربہ کار شخص ہے کہ وہ ایک جج کو گواہ بنا کے اس کے سامنے اس قسم کی ہدایات جاری کرے گا. یہ مجھے اس کے اندر کوئی دیانتداری والا کوئی پہلو نظر نہیں آتا. اور بہت ساری مگر باتیں کی کامل جا صاحب سکتی بات یہ ہے لیکن میں کہ سمجھتا ہوں دیکھیں یہ تو آپ سے غلطیاں ٹھیک ہے. تو ثاقب نثار سے بھی ہوئی ہوں گی لیکن میں اس غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں قطعی طور پہ. اچھا جمشید صاحب دیکھیے کامل علی آغا صاحب تو کہتے ہیں چونکہ لاہور کے رہنے والے ہیں تعلق ہے وکلا برادری سے تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو اس غلطی کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. مگر یہ معاملہ جو ہے یہ سابق چیف جسٹس اور نون لیگ کے درمیان ہے تو اس کے اندر کیا مناسب تھا کہ جو وفاقی وزیر ہیں وہ بھی اپنی سٹیٹمنٹس دیتے؟ منیر جی آپ کا سوال مجھ سے ہے. ہلو جی جمشید صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو براہ راست سن سکتے. دیکھیں اس میں جی کافی عام کانا جیسا یہ ایکٹ ہے, کافی عام کانا سی یہ آپ کہہ لیں کہ اسی طرح کی جس طرح قطری ہاتھ ہے کہ ایک قطر سے آپ ہاتھ لے آئیں گے اور آپ کی ویلیڈیٹ ہو جائیں گے چوری کے پیسے. یہ اسی طرح کا یہ ایکٹ ہے. یہ اس سے بالکل مختلف نہیں ہے کہ دیکھیں اگر جس جج کو انہوں نے فون کیا وہ یہ گواہی دے کہ مجھ پہ پریشرائز کیا ثاقب نثار صاحب نے, اس کی کوئی ویلیڈیٹی بنتی ہے. پھر جس جج کے تھرو انہوں نے پیغام بھیجا وہ اگر کہے تو اس کی سمجھ آتی ہے. یہ آپ کہہ لیں کہ رانا شمیم صاحب آپ کہہ لیں کہ بچوں کی طرح بات کر رہے ہیں کہ میرے سامنے, مطلب کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ کتنا نازک میں بات کر رہا ہوں اور کس کے سامنے میں کر رہا ہوں. اور مطلب پبلکلی وہ بات کر رہے ہیں کہ جی فلاں اونچی اونچی آواز میں ساتھ کھڑے یا بیٹھے وہ سن رہے ہیں یا ان کو سنانے کے لیے کر رہے ہیں. وہ اتنے میچور تھے کہ وہ ان پہ روک ڈال رہے ہیں کہ میں نواز شریف کو سزا دلوا سکتا ہوں اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہسٹری میں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے. یا ایک جو آپ کہہ لیں کہ جو پبلک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں لوگ, ان کے لاکھوں کروڑوں لوگ گھر ان کے مداح ہوتے ہیں, وہ اس بات کو مائنڈ کرتے ہیں اور تاریخ میں اس طرح کا کوئی زیادتی کی ہوئی تو اس کا دین دینا پڑتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ میں ثاقب نثار صاحب کو کچھ بھی سمجھ سکتا ہوں. میں اتنا بیوقوف کبھی نہیں سمجھ سکتا. اور میں آپ کہہ لیں کہ جو مریم بی بی ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں ان کو اتنا بیوقوف میں ضرور سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پہلے بھی اس طرح کا ایکٹ کیا ہوا ہے کہ قطری خط والا ایکٹ کیا ہوا ہے. یہ مطلب جعلی کاغذ یہ ہے وہ آپ کہہ لیں ذرائع. پھر جو کیلیبری خط کا جو فانٹ یہ بھی ایجاد نہیں ہوا اس کا حق لکھ لینا, اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے رہے اور اسی جگہ سے ہوا ہے. پھر 2 سال بعد یا 3 سال بعد یہ واقعہ, 3 سال بعد ایک بندے کا ضمیر جاگ جاتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی بالکل کہ 3 سال بعد اس کا ضمیر کیوں جاگتا ہے. پھر اس وقت کیوں جاگتا ہے جب 2 دن بعد اس کی آپ کہہ لیں ایک ملزمہ کی یا ایک مجرمہ کی پالیسی پیشی ہے, اس وقت اس کا ضمیر جاگتا ہے. پھر اچانک سارے آپ کہہ لیں کہ آپ کا کیا خیال ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جمشید صاحب؟ آپ کا اپنا بھی تو کچھ سوچ ہوگی نا حکومت کی کہ یہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے. سارے اینکر بھی اکٹھے جاگ پڑتے ہیں اور سارے ہی آپ کہہ لیں کہ چینچی شروع کر دیتے ہیں کہ جی اچانک ہی اکوالی شروع ہو جاتی ہے, سارے اس پہ کنونس بھی ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ سارے کا سارا ایک اب نا اس ملک میں لوگوں پہ نشان لگے ہوئے ہیں کہ کس نے کب بولنا ہے, کس کے کہنے پہ بولنا ہے, کتنے میں بولنا ہے. یہ نشان لگے, اب نشانیاں لگی ہوئی ہیں لوگوں. اب جب وہ لوگ بولتے ہیں وہ میڈیا پہ بولتے ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ بولتے ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس کی ڈور کہاں سے لائی جا رہی ہے, کتنے میں لائی جا رہی ہے. دیکھیں اس بات کو جتنا میڈیا اس طرح لے کے چلے گا وہ اپنے آپ کو گندا کرے گا, اپنے آپ کو گندا کریں گے کہ کیا ہم کانا بات ہے, بچوں والی بات ہے کہ ایک بندہ جو وہ ایک سیکنڈ جمشید صاحب, آج اسد عمر صاحب نے بھی کچھ میڈیا کو آڑے ہاتھوں لیا. بات یہ ہے کہ آپ نے جب یہ بات کہی کہ پی ڈی ایم کے جو نمائندے ہیں وہ میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں
تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر یہ غیر مناسب جو بات ہے اس کے اوپر پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ پہلے بھی اپنا اعتراض اٹھا چکی ہے اور اب شاید پھر سے اٹھائے. بہرحال اس بات کو آگے چھوڑتے ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ, دیکھیے بات تو یہ اٹھ رہی ہے نا, جس طرح کامل علی آغا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنے عرصے کے بعد جو ہے اگر ضمیر جاگتا ہے تو پھر لوگ تو سوال کرتے ہیں کہ پہلے کیوں نہیں جج صاحب کو یاد آیا. جمشید صاحب میں آتی ہوں آپ کی جانب, آ رہی ہوں آپ کی جانب جمشید صاحب, یہ سوال لے لو, آج پھر آتی ہوں آپ کی جانب. جی عظمہ صاحبہ. دیکھیے پہلے تو مزے کی بات اور ایک لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں جمشید چیمہ صاحب, بچگانہ اور احمقانہ. اب ایک بچگانہ اور احمقانہ حرکت آپ سے بھی ہوئی جس میں آپ جان بوجھ کر الیکشن سے بھاگ گئے. یہ آپ جو مرضی کہتے رہیں لیکن کچھ فیکٹس جو ہیں مجھے آج بھی آپ الاؤ کر سکتی ہیں, مجھے نہ بھاگنے دیں, مجھے آج بھی بھاگنے سے روک سکتی ہیں آپ, بولیے گا مجھے آج بھی بھاگنے سے روک سکتی ہیں آپ. منیز ان کو چپ کرائیے کہ ان کو کہیں. اچھا ایک منٹ ذرا وہ بات مکمل کر لیں تو پھر میں آپ کی جانب آؤں گی. باری باری میں سب کو ٹائم دوں گی. آپ نے مجھے چپ کرانا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بھاگنے سے روک سکتی ہیں, کیوں نہیں روک سکتی آپ چیچی کرتی رہے اور میں چپ کر بیٹھا رہوں کہ مارے کہ چپ کرائیں مجھے, وہ چپ کرائیں گے مجھے, بات کریں مجھے. نہیں آپ 1-to-1 پروگرام کرنے آپ تو لوگ دیکھیں پہ بیٹھ کے آپ بھی اپنی جیب میں اپنی ایٹیچیوڈ اپنی جیب میں رکھیں, مجھے مت دکھائیے, مجھ پر نہیں چلیں گے. اپنی بات انہوں نے پوری کر لی. کیوں نہیں چلے گا بھائی, آپ چلانے آتی ہیں. نہیں جمشید صاحب آپ کی جانب آئیں گے نا, ایک دفعہ وہ بات تو پوری کر لیں. لوگوں سے کیوں کرتی ہیں آپ نے کوئی بدتمیزی کرنی ہے, ہاون سے کرے, باپ سے کرے, بھائی سے کرے, بیٹے سے کرے, ایک دفعہ جمشید صاحب وہ بات تو پوری کر لیں, بات پوری کر لیں, آپ پہ آتے ہیں. اب بدتمیزی شروع کرتی ہے بات. اچھا چلے ایسا کرتے ہیں کامل صاحب, ایک منٹ لگا ہوا کامل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. یہ مجھ پہ نہیں چلتے جمشید صاحب اپنے بات میں نے آپ ان کے ساتھ پروگرام کر لوں تو دماغ اچھا جمشید صاحب ایسا کرتے ہیں, ایک وقفہ, چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں ناظرین, چھوٹا سا وقفہ لیتے اور پھر کامل علی آغا صاحب سے بہت اہم سوالات کرنے ہیں. پاکستان مسلم لیگ کاف کے ان کے بیانات آئے ہیں, انہوں نے کہا ہے ہمارے اعتراضات ہیں حکومت کے ساتھ, انہوں نے مہنگائی کے اوپر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کافی سیٹیں ہیں, 10 سیٹیں ہیں پنجاب کے اندر, ان کے جو تحفظات ہیں حکومت اسے کیسے سیٹسفائی کرے گی, بڑا اہم سوال ہے, پوچھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سپاٹ لائٹ ہے جو الزامات لگے ہیں فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار کے اوپر کہ انہوں نے ایک جج کے اوپر دباؤ ڈالا کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی بیل جو ہے وہ عام انتخابات 2018 تک نہیں ہونی چاہیے. عظمہ بریک سے پہلے آپ اپنی بات مکمل نہیں کر پائیں, اپنی بات مکمل کریں. دیکھیے مجھے 2-3 باتیں ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب جس مجھے نہیں معلوم, کچھ لوگوں کے یقیناً وہ ہیرو ہوں گے, عمران خان صاحب کے بھی تھے. جب وہ نئے وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے ایک جوڈیشل کانفرنس میں جا کے کہا کہ نیا پاکستان جو ہے وہ ثاقب نثار کے فیصلوں کی وجہ سے بنا ہے. ثاقب نثار صاحب کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھے ہیں. آج ثاقب نثار صاحب بھی ماشاءاللہ حیات ہیں, رانا شمیم صاحب بھی حیات ہیں. آج میں نے دیکھا ان کے 2 کلپس دیکھے رانا شمیم صاحب کے, انہوں نے کسی سے لندن میں کسی سے بات کی, انہوں نے کہا کہ وہ قرآن کے اوپر بھی آن اوتھ یہ سب کے سامنے بھی کہنے کے لیے تیار ہے اور پاکستان بھی آنے کے لیے تیار ہے. تو یہی فیصلہ ثاقب نثار صاحب بھی کر لیں, اور یہی میری گزارش یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر جو کیس کے اوپر مانیٹرنگ جج کا لگایا جانا, نواز شریف صاحب کے کیس کے فیصلے سرینا ہوٹل کے لفافے میں آنا, ان کی جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگز کو مانیٹر کیا جانا, ان کے جج صاحب کے کمروں کے باہر سے جو ہے وہ پرسرار آمد و رفت کا ہونا, یہ سب ہوا ہے. اور جہاں تک ٹائمنگز کی بات ہے تو ہمارے ملک میں یہ ایک انفارچونیٹلی یہ روایت ہے, جج جو بھٹو صاحب ہیں وہ بھی پھانسی چڑھ گئے تھے, پھانسی چڑھنے کے بعد ان کے بارے میں بھی حقائق جو ہیں وہ بعد میں آئے تھے. تو پاکستان کے اندر سچ بولنا اور حقائق کو سامنے لانا اتنا آسان اور فیزیبل نہیں ہوتا ہے, اور یہ آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتی ہوں. سچ بولنا کتنا یہاں پر جو ہے وہ کون اس کو مانتا ہے. کیا ارشد ملک کی ویڈیو کی آج تک آپ کو پتا ہے گورنمنٹ نے فورینزک کرانے کی بات کی تھی, کیوں نہیں ہوئی آج تک فورینزک؟ ارشد ملک کو ہٹا دیا گیا مس کانڈکٹ کا بلیو کر کے کہ انہوں نے مس کانڈکٹ کیا, لیکن ان کا کیس جو ہے ان کا فیصلہ آج بھی قائم ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر آپ نے جو شوکت صدیقی آج تک اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہیں, شوکت صدیقی کو کیوں نہیں بلاتے, ان کا کیس کیوں نہیں چلاتے؟ انہوں نے کہا تھا ہمارا اوپن کورٹ میں کیس چلائے. اور یہ جو اتنے آج
इदारों के एहतराम की जो अच्छा। कर रहे हैं, इनका एक इन्होंने और वो इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा वो देखने ना एक ही नोटरी पब्लिक का वो बंदा है जिससे मियां साहब की भी रिपोर्ट्स जो है वो हुई और ये भी हुई उनकी इतला के लिए कि पनामा केस के अंदर नैब के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उसी नोटरी पब्लिक ने जो है वो नोटिफाई किए थे। अब मुझे ये बताइए जी। कि इन लोगों का आज क्यों नहीं ले जाते? वहां लंदन में बैठ के किया ना। देखिए हमारे बारे में डेविड रोज ने कहा हम कोर्ट ले गए, हमारे बारे में ब्रॉडशीट ने कहा कि हमारे अटैच कर दिए जाए, यही इवन फील्ड डिपार्टमेंट। नहीं देखिए, माजी में भी अज़मा, माजी में भी इस तरह बातें। साकिब निसार साहब बरतानिया की कोर्ट में ले अच्छा, गए नाना शमीम को। हुकूमत का क्या? अच्छा देखिए, अब ये मामला जो है ये इसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, कामिल साहब से भी पूछ लेते हैं। कामिल साहब, आपको क्या लगता है इसके लीगल इम्प्लीकेशंस इस केस के क्या होंगे? क्या आपको लगता है कि शायद इसके कोई लीगल इम्प्लीकेशंस हों और जस्टिस आमिर फारूक साहब को एक्सक्यूज करना पड़े बेंच से? नहीं मुनीज़, मैं नहीं समझता, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कानून है वो बड़ा वाज़ेह है और उसके अंदर वो उस पैरामीटर्स के अंदर ये केस आता है और इसके अंदर जब भी कभी किसी जज के ऊपर इस किस्म के इल्जामात लगे तो वो जज के ऊपर इन्सार होता है। कानून भी इस मामले में बड़ा क्लियर है। आज अनवर मंसूर साहब ने भी इसके ऊपर अपनी राय का इजहार किया एक प्रोग्राम के अंदर और मैं उनके साथ मुत्तफिक हूं कि ये जज के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो इस बात को समझता है कि इसके अंदर एलिगेशन इस किस्म के आए हैं कि मुझे इस केस से अलग हो जाना चाहिए। और जब ये टाइमिंग जो है वो शो कर रही हो कि इसके अंदर जो इकदाम है उसके अंदर बदनीयती का जुज जो है वो प्रवेल कर रहा है, तो उस सूरत के अंदर उनका आमिर फारूक साहब का, जस्टिस आमिर फारूक साहब का जो है वो उस अदालत से हटना कोई मैंडेटरी नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि ये मुमकिन नहीं है कि वो इस केस से हट जाए, क्योंकि जाहिर होता है कि उनको हटाने के लिए शायद ये कोशिश की जा रही है। दूसरी बात यह है कि अब ये केस जो है वो अदालत ने इसका, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया है, तो हमें जरा सब्र और तहम्मुल से देखना चाहिए। वैसे नहीं, इंसाफ जो है चीफ वो तो जस्टिस ने सबको मिलना चाहिए, मियां नवाज शरीफ साहब को मिलना चाहिए, बिल्कुल अपना मरियम को भी मिलना चाहिए। हम इसके खिलाफ कतई तौर पे अच्छा कामिल साहब, नहीं रहे, ये तो ना ही आपकी महाराना राय हो गई, ना हमारी नीयत हो सकती है। आम आदमी को भी इंसाफ मिलना चाहिए और अगर चीफ जस्टिस ने नोटिस ले लिया है तो अब नहीं आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर कामिल साहब आज जो आपकी बड़ी अहम मीटिंग्स हुई, आपकी कल भी बड़ी अहम मीटिंग्स हुई, आप लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, आपने कहा महंगाई के हवाले से हमारी बड़ी तशवीश है। मुझे ये बताइए कि कौन से ऐसे नुक्ते हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के साथ आपकी अनबन या आप समझते हैं कि एक तनाव जो है वो खड़ा है? देखें, पहले लोग हमेशा मुनीज़े ये कहते थे कि जब भी हमको बात करते थे कहते थे कि ये मोनोसलाई की वजारत लेने के लिए ये करते हैं, तो फिर हमने 2 साल पहले ये बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया और मैंने मीडिया के ऊपर ये बयान दिया कि हमें मोनोसलाई साहब की वजारत नहीं चाहिए। हम अवाम की फलाह चाहते हैं, अवाम को चाहते हैं कि डिलीवर किया जाए, और हम महंगाई से तंग हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर से तंग हैं, हम बैड गवर्नेंस से तंग हैं, हम रोजमर्रा अशिया की जरूरियात की चीजें जो हैं वो नायाब होने की वजह से और उनकी कीमतें बढ़ने की वजह से तंग हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क से करप्शन का खात्मा हो, बल्कि जिस नहज पे अब करप्शन है वो बायस तशवीश है हमारे लिए भी और आम आदमी के लिए भी। नहीं, मगर कत्ता कलामी माफ, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ आपकी मुशावरत नहीं होती? हम चाहते क्या थे, तबादला ख्याल नहीं होता, क्या कोई बातचीत नहीं होती? यही मैं बयान कर रहा हूं ना कि हमारा मुआदा ये जो था वो पीटीआई के साथ ये था कि डे टू डे मुशावरत होगी और डे टू डे इश्यूज के ऊपर मुशावरत होगी और जो फैसले होंगे उस पर अमल दरामद कराना हुकूमत पर लाजम होगा। उसके अलावा वो मुशावरत हुई कामिल साहब? शर्त थी मुआदे की, वो मुशावरत हुई? दूसरी शर्त ये थी कि
पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी हमारे साथ मुशावरत होगी और हमारी पॉलिसी मेकिंग में इनपुट शामिल होगी। लेकिन 3 साल से वो ववेला कर रहे हैं, आज तक हमारे साथ तवातर के साथ मुशावरत नहीं हुई। कभी मुलाकात होती है 6 महीने के बाद, तो उसके बाद जो वादे वईद होते हैं उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। ये हमारी तशवीश की वजह है। और पंजाब के अंदर हमारे मसाइल जो हैं वो बहुत ज्यादा मुसीबत का बायस बने हुए हैं और बड़ी तशवीश का बायस है। आपने बड़े अहम नुक्ते उठाए हैं। हम लोग पब्लिक में नहीं जा सकते। हम पब्लिक में जाएं तो लोग हमें पूछते हैं कि कितनी देर आप गुजारा करोगे इस हुकूमत के साथ। तो ये बायस तशवीश है, हमें फेस करना मुश्किल हुआ है। हम चाहते हैं कि ये अपनी मियाद पूरी करें, लेकिन अपने अमल में तब्दीली लेके आए, मुशावरत के अमल को शुरू करें और आम आदमी को डिलीवर करना शुरू करें। आम आदमी के मसाइब जो बढ़ते चले जा रहे हैं उनको दूर होना चाहिए। ठीक, जमशेद साहब, जो कामिल अली आगा साहब पूरी बात कर रहे हैं कि जी आप लोग मुशावरती अमल जो है आपका है ही नहीं, आप तो अपोजिशन के साथ मुशावरत नहीं करते, मगर कम से कम चले आपके जो एलाइज हैं उनके साथ मुशावरत करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। नहीं, वो कामिल अली आगा साहब चाहते हैं कि वो जो 4-5 मेंबर हैं उनकी बुनियाद पे हुकूमत यही करें। मैं समझता हूँ कि जितना इनका शेयर है उससे ज्यादा तो ले रहे हैं। बाकी आप पहले यहाँ पे 2 वजीर हैं, इनके दोनों वज़ीर की परफॉर्मेंस अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो वो भी हमें बता दें। मुशावरत तो होती है, आप कह रहे तहफ़्फ़ुज़ात भी अलाइज के होते हैं, दूर भी किए जाते हैं, लेकिन ये ऐसे बात करें जैसे आप कह लें कि वो पीपल्स पार्टी सिंध में करती है, वो हुकूमत भी कर रही होती है, और आप कह लें बात ऐसे करते हैं जो अपोजिशन है। कामिल अली आगा साहब ऐसे लगते हैं जैसे अपोजिशन में बैठे हुए हैं। भाई आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, आप हमारे वोट लेके, आपने भी वोट लिए, आपने हमारे भी लिए, आप बने सेनेटर बने, तो आज बात ऐसे करें जैसे ये इनका रोल जो है वो अपोजिशन का रोल है। वो अपोजिशन का रोल नहीं है, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आप मुशावरत में शामिल हैं, आप गवर्नेंस में शामिल हैं, आप डिसीजन मेकिंग में शामिल हैं, लेकिन बाहर खड़े होकर आप दामन झाड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता, होना नहीं चाहिए। बाकी आप कह लें कि अलाइज में गलतफहमियां होती हैं, वो दूर भी की जाती हैं, होनी भी चाहिए, हम भी करेंगे, हम करते भी हैं। 3 साल हो गए इकट्ठे, हर कोई ना कोई अच्छाई तो हमारे साथ है, इसलिए 3 साल से इकट्ठे हैं। तो बाकी बाहर आके बात इस तरह नहीं करनी चाहिए। मुझे कामिल अली आगा साहब बड़े सीनियर आदमी है, परवेज अली साहब बड़े सीनियर आदमी है, भाई हैं, लेकिन इस तरह बात भर ये मैं समझता हूँ कि ये जो ना लोग हंसेंगे कि किस तरह की बात कर रहे हैं कि अंदर मुझे मौका जरूर दें। तो बाहर कामिल साहब आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं इस पे, जमशेद साहब, कामिल साहब जी करें रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं मेरा ख्याल है। जी करें, बिल्कुल करें। जी कामिल साहब, ये अपना वतीरा, ये अगर वतीरा यही रखेंगे कि हमने इनको वोट दिए, तो ये सारी दुनिया जानती है कि इनको एक वोट भी नहीं मांगना पड़ा। हमने इनको 7 सीटें लेके दी पंजाब के अंदर, चौधरी परवेज लाई की वजह से ये अनअपोज हुए। और अगर इलेक्शन होता तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह वोट जो है वो 43 निकलते, और इनके ऊपर फिर इनकी पार्टी का क्या बनता। बात यह है कि ये जिस तरीके से ये सोचते हैं, ये अपनी सोच को दुरुस्त करें। हम इनको हमेशा हम कौन सा इनसे कुछ मांग रहे हैं, हम इनको कहते हैं मशवरे से चलें। मशावरत को गलत बात है, मशवरा तो दीवार से भी करना चाहिए। इनका ये वतीरा तसलसल के साथ जारी है। इसी किस्म के लोग हैं जो इमरान खान साहब को गुमराह कर रहे हैं। जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो यही हैं कि लोग अजियत में अब पहले मुसीबत में थे, अब अजियत में है। लोगों की मुश्किलात का ज्यादा ना हुआ तो इनको इलेक्शन में जाना मूल पड़ जाएगा, इनको मूल पड़ जाएगा। हम तो आज ये कह रहे हैं कि ये अपना मैंडेट पूरा करें, अपना मैंडेट पूरा करें। हम चाहते हैं मगर कामिल साहब कता कलामी माफ, सोच को बदलें, अपनी कामिल साहब कता कलामी माफ, यकीन करें इनको इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाएगा। रियलिटीज आपकी कहते हैं कामिल साहब की बात आपने सुनी, कामिल साहब आपकी बात आ रही है। एक सेकंड जमशेद साहब, मैं आती हूँ आपकी जानिब। सिर्फ एक छोटा सा सवाल सर, छोटा सा प्लीज। अज़मा साहिबा, ये जो आप देख रही हैं, आप समझती हैं कि पंजाब के अंदर आप कहते हैं कि जी आप नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करेंगे, क्या पंजाब के अंदर इस माहौल के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन करना आप समझते हैं क्या हो सकता है? देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन एक लीगल और पार्लिमानी तरीका है, वो हर वक्त हो सकता है, लेकिन ये बात यकीनन जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनके सोचने की है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि इस वक्त अवाम की जो हालत है
उस पर वो कोई भी पार्लियामेंटेरियन हो, वो हुकूमत वाले तो खैर आंखों से अंधे और कानों से बहरे होते हैं, उनकी तो बात नहीं हो सकती, लेकिन जो लोगों ने बाकी अपने हलकों में जाना है वो क्या जवाब देंगे लोगों को? लोग वाकई गिरबान पकड़ने को तैयार हैं और पूछ रहे हैं, जिनके घरों पे फाके हो रहे हैं वो क्यों ना पूछे, जिनको जो है दवाई मुफ्त मिलती थी सरकारी अस्पतालों से अब नहीं मिलती वो क्यों ना पूछे, चीनी के ऊपर जो है वो हर साल आप जो 10-15 दिन जो है उस पर डकैती डलवाते हैं और प्राइस जो है वो कहां से कहां ले जाते हैं, पूछने के लिए, देखने के लिए, सोचने के लिए इनको तैयार कोई नहीं है। तो ये जो घर बैठ के जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं उनका मसला नहीं है, तो इत्तेहादियों को अपने बारे में फैसला करना चाहिए इसी तरह की लैंग्वेज और इसी तरह की ह्यूमिलिएशन जो है नहीं, मगर क्या नून लीग अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, इज नून लीग प्रिपेयर्ड फॉर इट इन पंजाब? हम हर वक्त प्रिपेयर्ड हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि ये बात जो मैंने कहा कि अवाम के साथ कौन खड़ा है, कौन अवाम के खिलाफ खड़ा है। अब ये जो है ना कामिल अली आगा साहब से माजरत के साथ ये नहीं हो सकता कि आप लाइन की दोनों तरफ जो है वो खेलें, आपको ये फैसला करना होगा और लोग आपसे इसीलिए सवाल पूछते हैं कि जब अगर आप उनके मसाइल का हल नहीं दे सकते तो फिर आपको हुकूमत में नहीं होना चाहिए, और ये सवाल इनसे और भी ज्यादा होगा, इसलिए ये फैसला इनको करना है और जाहिर है उनकी पार्टी हम किसी को बरतरफ हो जाना चाहिए, लेकिन तो ये फैसला बहुत जल्दी करना पड़ेगा, बरतरफ हो जाना चाहिए। अच्छा जमशेद साहब, देखिए आपने दोनों की बात सुन ली, वो दोनों कहते हैं कि आप लोगों के रवैये ठीक नहीं है, दोनों कहते हैं कि जी अगर इस तरह मामला चलते रहे तो फिर चलना आपके साथ ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए मैं आप कह लें कि उज़्मा बुखारी जो भी कहें वो अपोजिशन है, वो उनका हक है, बाहर बैठी हैं, अपोजिशन का काम ही ये है कि वो पॉइंट आउट करे चीजों को, लेकिन कामिल अली आगा साहब की बात की सच्ची बात है मुझे नहीं समझ आई। लाउड हो रहे हैं, भाई हैं हमारे, बुजुर्ग हैं, लाउड हो रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या किस बात पे आप लाउड हो रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि आप हुकूमत में बैठ के तो आप मतलब किस अंदाज में बात कर रहे हैं। उज़्मा का सवाल बिल्कुल ठीक है कि आप लाइन के दोनों तरफ खेल रहे हैं, आप मतलब आप कह लें कि आप बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, फिर दोनों तरफ से बारी ले रहे हैं। भाई आप इस तरह नहीं कर सकते, ये पार्टी है, ये 23 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये समझते हैं कि किस बात का क्या मतलब है। इस बात का कोई मतलब नहीं है जो आप कह रहे हैं, इस बात का कोई मतलब नहीं है कि आप हुकूमत में हैं या नहीं है, ये सवाल होता है। ठीक है, अगर आप हुकूमत में है तो हुकूमत की अच्छा ये सवाल रखेंगे जमशेद साहब, मुझे छोटे से वक्फे का कहा जा रहा है, ये सवाल रखेंगे कामिल अली आगा साहब के सामने, फिर आपकी जानिब आऊंगी। छोटा सा वक्फा मुझे लेने दीजिए, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। कामिल अली आगा साहब, ब्रेक से पहले जमशेद चीमा साहब कह रहे हैं कि जी आप जो है इत्तेहादियों के तौर पे दोनों विकेट पे नहीं खेल सकते, या आप ऑपोजिशन है या आप हुकूमत के साथ बैठे हुए। अज़मा बुखारी साहिबा कहती है कि आप हुकूमत से बरतरफ हो जाएं अगर आपको इतना मुश्किल हो रहा है अवाम को फेस करना। देखिए मेरी बात सुने मुनीज़े, बात यह है, एक बात तो बड़ी क्लियर है, बड़ी वाज़ेह है कि अगर हम जमशेद चीमा साहब की गुफ्तगू और इनका तर्ज अमल उसको देखें तो हमें एक घंटा भी इनके साथ नहीं गुजारना चाहिए, लेकिन हम वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा अपने मुआदों की पासदारी की है और हमारा वतीरा है, हमारी हिस्ट्री है। हम नहीं, इस वक्त तो सारे अलाइज जो हैं वो इनसे पशेमान है और इनको इनके सामने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये अपना मैंडेट पूरा करें, हम इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। अगर ये दोनों तरफ खेलने की बात करते हैं तो इनको पता होना चाहिए कि हमें पंजाब में जिस किस्म की ऑफर्स थी, हम अगर लालची होते और अपनी जात के लिए करते तो इनको कब से छोड़ चुके होते और अपना रास्ता अख्तियार कर लेते। हम चाहते हैं कि हम वादे के और जबान के पाबंद लोग हैं, हम अपने वादे को और जबान को निभाएं। अगर इनकी बातों पे जाएं तो यकीनी तौर पे हमें एक घंटा भी नहीं इनके साथ गुजारना चाहिए, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह जमशेद साहब से कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लेते हैं। हमने इतने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी अपनी लीडरशिप को इख्तियार दिया है कि वो जो फैसला भी करेंगे वो हमें मनोअन कबूल होगा। हमारी जमात जो है वो मुशावरत करती है, मुशावरत पे यकीन रखती है और हम चाहते हैं, ये बात दुरुस्त है कि आप मुशावरत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये हमारे जमशेद साहब आपका रिस्पॉन्स का हिस्सा है, ये हमारे मुआदे का हिस्सा है
ये हमारे पे एहसान जी नहीं करना जी इन्होंने। जमशेद साहब आपका रिस्पांस सर बिल्कुल जी, हम- थोड़ा वक्त रह गया जी, अजमा हम- साहिबा से भी हम कंक्लूडिंग इनका- रिमार्क्स लेने जी हम जमशेद इनका साहब शुक्रिया अदा करते हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, हम इनकी मेहरबानी कहते हैं, हमारे अलाइज हैं, हमारे भाई हैं जी। अच्छा अजमा साहिबा ये कह रहे हैं हमारे भाई हैं मामलात हल हो हमारे भाई जाएंगे हैं, हम मामलात इनका हल शुक्रिया होते अदा हुए करते नजर हैं। आ रहे बाकी हैं है कि ये बात अजमा साहबा की ठीक है कि जी आपने या अपोजिशन होते हैं या गवर्नमेंट होते हैं, ये बात ठीक है। अच्छा अजमा साहिबा क्या